नमस्कार। आमने सामने में आप सबका स्वागत है। लगातार चुनाव हार रही आम आदमी पार्टी अब बहुत ही सख्ते में है। अरविंद केजरीवाल पर लगातार सवाल, उनके तौर तरीकों पर सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछने लगे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को हो क्या गया है। जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से उसके पिलर कहे जाने वाले और उनके जैसे कहते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ साथ चलने वाले कुमार विश्वास हमारे साथ हैं। कुमार विश्वास, जैसा आपका नाम है कि आप एक समय में आम आदमी पार्टी के बहुत ही विश्वसनीय नेता कहे जाने लगे थे। आपके चेहरे पर लोग बहुत बात करते थे कि ये बड़े क्रेडिबल लीडर हैं। आज क्या हो गया है? उस कुमार विश्वास को तमाम बम फोड़े जा रहे हैं अपनी ही पार्टी के ऊपर और अपनी पार्टी के नेता के ऊपर। जी बिल्कुल ऐसा नहीं अनुराधा जी। देखिए, हम लगातार चुनाव हारे हैं। विधानसभा के बाद हमने कोई चुनाव नहीं जीता है। हम 6 चुनाव हारे हैं, तो सबकी जिम्मेदारी विशेष रूप से मेरी भी, अरविंद की भी, चूंकि पहले तो 3 फाउंडर मेंबर्स में मैं रहा हूं। मेरे ही घर पर पार्टी और आंदोलन की भूमिका तैयार हुई और मैं कभी सरकार में नहीं रहा, सरकार का गुलाब का फूल भी नहीं लिया, चाय भी नहीं पी। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे कार्यकर्ता जो हताश और निराश हैं, क्योंकि वो हम लोगों में आस्था व्यक्त कर देते हैं कि जाओ आप निर्णय ले लो, और कहीं ना कहीं हारे तो हम अपने निर्णयों की वजह से भी हारे हैं। ईवीएम का भी उसमें हिस्सा है। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि चुनाव की पारदर्शिता और उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने वाली जो मशीन है, अगर उसमें डिफॉल्ट्स हैं तो वो उसे एड्रेस करे। लेकिन अंततः सत्य यह है कि हम हारे हैं। तो अगर मैं उनसे संवाद नहीं करूंगा तो उनको बार बार ये लगेगा कि हमारे नेताओं ने, हमारे वरिष्ठ साथियों ने इस संकट के समय हमें अकेला छोड़ा। एक बात मैं शुरू में आपको बताता हूं, देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास आम आदमी पार्टी जैसा कार्यकर्ता नहीं है। चने खाकर लड़ता है, दलाली नहीं करता, कमीशन नहीं मांगता, ट्रांसफर की नहीं कहता, अपने पैसे से आता है, कभी हमसे मिलना नहीं चाहता, फोटो नहीं खिंचवाना चाहता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, कुछ समय में हमारे कामों की वजह से, हमारे बयानों की वजह से, हमारे बिहेवियर की वजह से, हमारे डिस्कनेक्ट की वजह से, हमारे कम्युनिकेशन गैप की वजह से लज्जित हुआ है। आवाज उठा रहे हैं, इस आवाज को तो आप एमसीडी चुनाव के बाद ही क्यों उठा रहे हैं? गोवा में चुनाव आप हारे, उसके बाद भी उठा सकते थे। पंजाब में हारे, उसके बाद भी उठा सकते। तो आज जो आप ये सारी आप बात कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि इन बातों के ऊपर आपने पहले भी तवज्जो नहीं दिया होगा, लेकिन आज क्यों? जी देखिए, बहुत आपने समीचीन सवाल किया। पंजाब हारने के बाद इस पर विचार विमर्श हम लोगों ने लगातार किया, लेकिन जैसे ही हम पंजाब हार के लौटे, हमारे सामने एमसीडी की चुनौती आ गई। और मुझ जैसे कार्यकर्ता के, जिसकी बोलना और जिसकी बातों के बीच में से भी खबर बन जाती है, मैं कहता कुछ और हूं, खबर कुछ और बनती है, जो कि मीडिया की फेवरेट लाइन है। अरविंद केजरीवाल पर हमला, आम आदमी में टूटिए, उनका बड़ा अच्छा सा शौक है, मीडिया को मजा आता है। तो अगर मैं एमसीडी के चुनाव से पहले कोई भी टिप्पणी करता, और अब भी मीडिया को आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अच्छा लगता है पार्टी में गड़बड़, अच्छी खबर लगती है, आपके लीडरों का बयान आपके सामने, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के आप कभी किसी टाइम में पिलर रहे पार्टी को, आप क्वेश्चन आज आप कर रहे हैं और आप मीडिया को गलत ठहरा रहे हैं। मीडिया क्यों करेगा? अगर अरविंद केजरीवाल इस तरीके की बात करेंगे तो मीडिया उन पे सवाल नहीं करे क्या? अगर वो कहते हैं, नहीं कह रहा, मैं केवल ये कह रहा हूं कि एमसीडी चुनाव से पहले अगर हम इस विचार विमर्श को करते, और आज भी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो अंदर नहीं कही है, जो अंदर कहने लायक है, बाहर कहने लायक नहीं है। मैंने केवल ये कहा है, आप मीडिया को लगा कि वो कुमार विश्वास का प्रयोग कर रहे हैं, और मैंने पार्टी को बताकर इंटरव्यू दिया कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मैं मीडिया से बात करूंगा। मैं आपके चैनल का, आपके सारे दूरसंचार के इतने माध्यम उनका इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी पार्टी के ग्रास रूट लेवल के लीडर को सलाम करने के लिए और आश्वस्त करने के लिए कि हम फिर एक साथ इकट्ठे होंगे, हम फिर एक साथ जीतेंगे, और हर बार राइट ऑफ कर देने वाला भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग, बुद्धिजीवियों का और बहुत सारे लोगों का, उसे हम फिर दिखाएंगे कि आम आदमी की ताकत क्या है। जंतर मंतर से जो हम लोग चले थे, आज भी हम वही हैं। अगर इसमें कोई शुद्धिकरण करना पड़ा, इसमें कोई परिवर्तन करना पड़ा, तो जरूर करेंगे। आपकी पार्टी के नेता है सोमनाथ भारती, एमएलए है, उन्होंने आज ही ये कहा है कि आपको, यानी कुमार विश्वास को, आम आदमी पार्टी का कन्वीनर बना देना चाहिए और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार चलाए। आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप पार्टी के कन्वीनर बनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कन्वीनर का एक कार्यकाल है, हमने अपना कन्वीनर चुना है, सबने मिलकर चुना है, मेरी भी वोट लगी है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। क्या आवश्यकता है उसमें? कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ,
सोमनाथ के स्नेह का और उनके मेरे प्रति जो उनका अधिकार है उसका मैं सम्मान करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं वहां रहते जहां भी हूं, मेरे पास तो कोई पद नहीं है। जैसा प्रवक्ता हमारी पार्टी में 24-25 प्रवक्ता हैं, दक्षिण में भी प्रवक्ता है, बंगाल में प्रवक्ता है, ऐसा ही मैं भी एक प्रवक्ता हूं पार्टी में, सबसे पुराने 3 लोगों में हूं। मुझे मेरे लायक अभी पद की संभावना कुछ है भी नहीं मुझे, इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं कुछ भी नहीं मांग रहा हूं, ना मैं कुछ कह रहा हूं। और हमारे पार्टी इस बात को समझ रही है और आज ही सुबह राष्ट्रीय कन्वीनर ने यही बात दोहराई भी है। इससे ही स्पष्ट होता है कि हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को अपने साथ दोबारा जोड़ लेंगे। ईवीएम के सवाल पर जो अरविंद केजरीवाल के बयान आ रहे हैं, वो क्या वो गलत है? अरविंद केजरीवाल ईवीएम के मसले पर गलत है जो उन्होंने ईवीएम को दोषी ठहराया है अपनी हार के लिए? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में चुनाव आयोग बहुत बड़ी चीज है। भारतीय चुनाव आयोग का पूरी दुनिया आदर करती है, आश्चर्य करती है कि कैसे चुनाव हो जाता है 121 करोड़ लोगों में। लेकिन ईवीएम की खामियां सब जगह पकड़ी गई हैं। हर जगह देखा गया है कि ईवीएम में कुछ सीवियर गड़बड़े हैं। ईवीएम हार का एक हिस्सा है, हार का पूरा हिस्सा नहीं है। हम तो उस जुनून के कार्यकर्ता लोग हैं कि 56% दिल्ली में वोटिंग पड़ी, हम 76% पड़ा दें। हम ऐसा करते हैं कि झाड़ू का बटन टूट जाए, फिर ईवीएम क्या कर लेगी, बचे हुए 24% में सब आ जाओ। तो ईवीएम अकेले हम सोचें कि ईवीएम ने हरा दिया तो फिर हमारा आत्मचिंतन ही समाप्त हो जाएगा, फिर विश्लेषण ही समाप्त हो जाएगा। हम तो निश्चित हो जाएंगे कि यार हम चुनाव लड़े थे, ईवीएम ने हरवा दिया। ऐसे नहीं हो सकता। ईवीएम भी है और ट्रांसलेशन हम नहीं कर पाए। एमसीडी का चुनाव एमसीडी पर नहीं हुआ। एमसीडी 10 साल से क्या कर रही, इस पर बात ही नहीं हुई। भाई एमसीडी ने क्या डेंगू चिकनगुनिया फैलवा दिया, क्या गंदगी कर दी, सड़क पर नाले बाहर हो गए, वाटर लॉग हो गई, उस पर हुई नहीं। एमसीडी का चुनाव हम पर होने लगा। भारतीय जनता पार्टी ने इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, हम पर आ गया कि हमने क्या कहा था, हम क्या कर रहे थे, हम क्या वादा करके आए थे। भाई एमसीडी पर बात करो। कुमार मैं आपसे अब भी कह रहा हूं जी, आपकी जो सोच है ईवीएम के ऊपर, इसी सोच से क्या कुमार अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या आशुतोष या संजय सिंह सहमत हैं इस बात से? क्योंकि उनकी बातों तो ये लग रहा है कि पार्टी में कोई गलती नहीं हुई, पार्टी ने सब कुछ सही किया, ईवीएम ने पार्टी को हरा दिया। तो आपकी सोच तो पार्टी की सोच से बिल्कुल अलग है ना, पार्टी के नेताओं की सोच से बिल्कुल अलग है। नहीं, हमारे यहाँ कपिल मिश्रा ने यही बात की, सोमनाथ जी ने बात की, अलका ने कही, खुद अरविंद जी ने, आज सुबह अरविंद ने ट्वीट करके कहा कि हमने गलतियां की हैं और हम उन्हें सुधारेंगे। तो हमने गलतियां की हैं, ईवीएम ने तो थोड़ी की है जो की है, उन पर तो जांच कर वो लड़ाई हम लड़ेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, चुनाव आयोग भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। 13 दल बोल रहे हैं, हम अकेले नहीं बोल रहे हैं, 13 दल बोल रहे हैं। इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता, तटस्थता और स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए बाहर आना चाहिए, हमें कराना चाहिए और बताना चाहिए पूरे देश को। लेकिन बाकी निर्णय भी हैं, टिकट चयन कैसे कैसे हुआ, कहां चूक हो गई, कहां हम नहीं जान पाए, कार्यकर्ता का कनेक्ट क्यों टूटा, हम अपनी बात कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाए, इन सब बातों पर अगर हम विचार विमर्श नहीं करेंगे तो आने वाले कल में हम कुछ सकारात्मक रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। हम दोबारा सकारात्मक रिजल्ट लाएं, हम नेतृत्व करें, हम अपने साथियों को आगे बढ़ने दें, उनको इन निवासों से, मंत्री निवासों से आगे तक जाते हुए देखें। इसके लिए मुझ जैसे कार्यकर्ता को, हम जैसे सब कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कुमार जी, पिछले 2 साल से चाहे वो आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर हो या अरविंद केजरीवाल हो, मोदी के खिलाफ आग उगलते रहे हैं और उनका ये तो क्या कुमार विश्वास की भी वही व्यू है, उनका भी वही व्यू पॉइंट है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल मोदी के खिलाफ बोलते हैं? कहा तो ये जाता है कि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के अंदर मोदी के भारी समर्थक हैं। नहीं, देखिए, 2 बातें इसमें सामान्य अंतर है, अलग अलग बात बताता हूं। पहली बात तो ये कि राजनीति में भाषा का और विचार का स्तर नीचे गिरा है। मुझे याद है कि अटल जी जब पार्लियामेंट में बोल रहे थे और सोनिया जी विपक्ष में थी तो उनके अविश्वास प्रस्ताव की भाषा पढ़ के वो बड़े व्यथित हुए। उन्होंने कहा कि आपके हमने ससुर साहब के साथ काम किया, आपके दादा ससुर नेहरू जी के साथ, आपकी सास के साथ काम किया, हमने ये भाषा नहीं देखी थी। आज तो बहुत खराब हो गया। दिल्ली चुनाव में नक्सली, अराजक, जंगली कहा गया, बिहार के चुनाव में लालू जी अपनी बेटी को सेट करने वाले ये कहा गया, और भी 56 इंच का सीना और तमाम, और इधर से भी चला गधा, ये सब प्रसंग में चला। हमारे यहाँ भी भाषा बिगड़ी, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मेरी भी तो सबसे ज्यादा सारे नेताओं में कुछ ना कुछ आपके यहाँ तो आम आदमी पार्टी ने भाषा और राजनीति में गिरावट सबसे ज्यादा उस तरीके से की। तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं कि मेरी भाषा जहां जहां ऐसी हुई, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, मैं उस पर सुधार का काम करूंगा, मैंने पूरी कोशिश की। अब आप जो बात कर रही हैं, देखिए, राजनेता नरेंद्र मोदी, राजनेता आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ,
इन्हें हम राजनीतिक मोर्चों पर हर जगह घेर सकते हैं। राजनेता नरेंद्र मोदी को हर प्रश्न पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन देश के वीर सिपाही जब भारत में फैले हुए आतंकवाद का सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे, तो उस समय जो दिल्ली की गद्दी पर व्यक्ति है वो राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाना हर भारतीय का कर्तव्य है। फिर अटल जी को याद करता हूं, जिन्होंने पार्लियामेंट में श्रीमती इंदिरा गांधी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को, दुर्गा का अवतार कहा आप दुर्गा का अवतार बनकर शत्रु पर टूट पड़ी है। तो मुझे लगता है कि देश का हित, राष्ट्र का हित, कुमार जी, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ, सब ध्यान रखें कि हम क्या बोल रहे हैं। मैं बीच में आपको टोक रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि जब अरविंद केजरीवाल उस वक्त जब नरेंद्र मोदी पर छीटाकशी कर रहे थे, तो आपको खड़े होकर रोकना चाहिए था उनको। आज सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के लिए भाषा का उपयोग किया, आपको वहां पे खड़ा होना चाहिए था और आपको कहना चाहिए था कि ये सही नहीं है। देखिए, भारत की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैंने प्रशंसा की, सेना की, और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को लिखित बाकायदा अपने चैनल पे अपने खबर भी चलाई, कहा कि हम आपके साथ हैं, टूट पड़िए, इन्हें खत्म करिए। आप हो सकते हैं ना, आपके लीडर नहीं थे। उसके बाद एक वीडियो संदेश आया, अगर आप उसे देखें ध्यान से, तो उसमें शुरू में अरविंद ने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी आपकी इस हिम्मत को सलाम करता हूं, लेकिन उसका मीडिया इंटरप्शन जो था वो खराब गया। और मैं आज भी कहता हूं, हमको ऐसे नाजुक मसलों पर बयानबाजी और अपनी बात कहने में कम्युनिकेशन के ठीक हथियार इस्तेमाल करने चाहिए, थोड़ा सजग और सतर्क होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो सही बात कह दी है, क्या निकलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? केजरीवाल जी तो प्रूफ मांग रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दिखाइए मोदी जी से। आप क्या बात कर रहे हैं कुमार जी? इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि आप ये जो कह रही हैं, यही परसेप्शन भेजा गया, यही परसेप्शन जनता ने स्वीकार कर लिया, तो हमको ऐसी चीजों से बचना चाहिए। मैं मतलब ये तो आप लोग जो है ना, बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जिसे कहा जा सकता है। जो बात है वो है। उस वक्त में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा था। नहीं, जो लोग गणेश जी को दूध पिला सकते हैं वो अफवाह फैला के कुछ भी कह सकते हैं। उसको दोबारा एक बार देखिए। उसमें मैं फिर भी कह रहा हूं कि ऐसी चीजों से बचा जा सकता है। सीधी सीधी बात दो लाइन की कही जाए कि प्रधानमंत्री जो भी हो, रक्षा मंत्री जो हो, ये जो देश है बदतमीजी कर रहा है, और आपने जो भी निर्णय लिया है सेना ने, हम उसके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े। मैंने 13 सेकंड का वीडियो जारी किया, आप लोगों ने 13 सेकंड का उठाया कि मैंने मोदी मोदी, योगी योगी के बीच एक राहुल राहुल बोला, लेकिन मैं 13 मिनट तो बात कर रहा था कश्मीर के दर्द पर कि वहां हमारा जवान क्यों पीटा जा रहा है। तो आप ये मानते हैं, केवल 6% आप ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो तमाम जो बातें की मीडिया से, या जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया, ये सब गलत था? नहीं, ऐसा नहीं है मेरा कहना। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दूंगा, आप कुछ भी चलाएं। मैं कह रहा हूं हमें सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। केजरीवाल चापलूसों से घिर गए हैं। उनके आसपास जो लोग हैं वो उनको सही रास्ता, सही दिशा नहीं देते हैं। मैं फिर आपसे कहता हूं अनुराधा जी, एक विजय मिल जाए तो नेता और नेतृत्व के चारों तरफ रहने वाले लोग चाणक्य कहे जाने लगते हैं। एक पराजय हो जाए तो नेता और नेता के चारों तरफ काम करने वाले, सलाह देने वाले लोग चापलूस कहे जाने लगते हैं। और हाँ, फिर भी है, फास्ट बॉलिंग कौन कर सकता है, स्पिनर कौन है, हार्ड हिटर कौन है, इसकी अगर हम एक बार तुलना कर लें और उसके बाद अपना कप्तान काम सौंपे कि अब रन रेट बढ़ना है, तुम जाके छक्के मार के आओ, अब विकेट पे खड़े रहना, विकेट धीमे धीमे चले जाओ। अगर संजय सिंह ये बोलते हैं कि बाहर मीडिया में तमाम बातें या अनाप शनाप करने के बावजूद की जगह पे आप इस बेहतर होगा कि पार्टी के मंच पर सवाल करें और बात साफ की जाए, तो वो गलत तो नहीं कह रहे, क्योंकि आप भी आज चूंकि आपकी पार्टी हार गई है तो आप हार्ड हिटर की भूमिका में आ गए हैं। उससे पहले तो आप पवेलियन में ही बैठे हुए थे। बिल्कुल नहीं, मैं बैठा नहीं था। मुझे जब काम जो दिया गया नहीं दिया गया तो मैं क्या कर सकता था। मैंने कहा 3-4 बार पंजाब के लिए, मैंने गाना भी लिखा, बड़ा वायरल हुआ, लेकिन जो पंजाब की लीड ले रहे थे उन साथियों का मानना था कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, और एक अनुशासित सिपाही की तरह मैंने उस आदेश का पालन किया। आज भी मैं जो बात कर रहा हूं वो पार्टी की नीतियों पे नहीं कर रहा, पार्टी के कामों पे नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं हमसे चूकें कुछ हुई हैं, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बार बार आपके माध्यम से संदेश दे रहा हूं कि हम फिर खड़े होंगे, हमें खारिज करने वाले निराश होंगे, और हम निश्चित रूप से वहीं पहुंचेंगे जहां से जंतर मंतर के लिए निकले थे। अच्छा, आपने बताया कि आप चाहते थे लेकिन आपको पंजाब भेजा नहीं गया, क्यों नहीं भेजा गया? ये बड़ा एक अहम सवाल है। सबको लग रहा था कि संयोजक तो आप ही बनेंगे।
नहीं नहीं नहीं, देखिए जब आप मैदान में होते हैं, मुझे याद है अब विराट कोहली मैदान में होते थे और उनकी कप्तानी में सचिन तेंदुलकर काम कर रहे होते थे, अब महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में काम कर रहे होते हैं। कोई भी कप्तान हो, जो भी संयोजक लोग वहां के थे, जो भी काम कर रहे थे, उनको वहां के राजनीतिक परिदृश्य की ज्यादा अच्छी समझ थी, ज्यादा अच्छी जानकारी थी। मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता में उत्साह होता है, युद्ध चल रहा हो और राजनीय का घोड़ा अगर अस्तबल में बंधा खड़ा हो तो उसको थोड़ी बेचैनी तो होती है कि मैं भी चलूं, मैं भी पहुंचूं। तो मैंने उनसे अनेक बार सबसे कहा पार्टी फोरम पे कि मेरी इच्छा है, मेरे लिए काम बताइएगा। तो उनका मानना था ऐसा कि कोई दिक्कत नहीं है, 100 सीटें आ रही हैं और आपके आने की कोई विशेष आवश्यकता वहां है नहीं, आप ओवरसीज का काम यहाँ से देखिए। मैंने ओवरसीज का काम देखा और भारत के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा ओवरसीज की भागीदारी पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की रही। एक बड़ा काम हमने वहां करके दिखाया। आप वेट करते रहे और आपको पूछा भी नहीं गया, लीड तो आपको लेनी चाहिए थी ना? नहीं, उन्होंने राजनीतिक रूप से सही समझा होगा, निश्चित रूप से वो भी चाहते थे पार्टी जीते। आप क्या कह रहे हैं कि आपको राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं समझा आपकी पार्टी ने? ये आप क्या कह रहे हैं कि पंजाब के लिए उन्होंने आपको सूटेबल नहीं समझा? नहीं, उनको लगा होगा कि पंजाब जीत ही रहे हैं, 100 सीट आ रही हैं, यहाँ कुमार भाई की आवश्यकता नहीं है या किसी विशेष कारण से आवश्यकता नहीं है कि ये वर्ग पसंद नहीं करेगा, ये पसंद करेगा, या शहरी नहीं है या ग्रामीण नहीं है या सिख नहीं है, हिंदू नहीं है। उनको ज्यादा पॉलिटिकल समझ थी। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आवश्यकता नहीं है, तो मैंने माना कि ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपने घर पर रहा और मैं अपने ओवरसीज के काम को करता रहा और ओवरसीज से हजारों लोग मैंने प्रयास करके लगातार एयरपोर्ट गया, उनसे मिला, उनको इकट्ठा किया, उनको चलो पंजाब करके हमारे दिन साथियों ने आयोजन बनाया था, वहां भेजा। जो मैं योगदान दे सकता था वो मैंने दिया। कुमार जी, संजय सिंह जिनको पंजाब का संयोजक बनाया गया था, उन्होंने दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन के बाद इस्तीफा दिया है। इसे आप कैसे देखते हैं? ये किस तरीके की राजनीति है? इसका मतलब जी नहीं, मेरा मानना यह है कि इस्तीफे पंजाब में हार गए, कुछ लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी ले ली, लेकिन अब ये देखना है कि आगे कैसे चला जाए। जो हमारे 22 भाई वहां पर लड़ रहे हैं, जो प्रतिनिधि है, मैं आपको नादा जी फिर बता दूं, पंजाब में हम चुनाव हारे, हमने दिल जीता है लोगों का। लोग आज भी हमसे प्रेम करते हैं। लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले अच्छे हैं, लेकिन पंजाब में हम कई कारणों से चुनाव हार गए और एक चुनाव आखिरी नहीं होता। अभी वहां दोबारा फिर संसद के चुनाव आएंगे 13 जगह पर, बीच बीच में बाईपोल आएंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आएंगे। मुझे लगता है कि पंजाब के कार्यकर्ताओं को रिकलेक्ट करके, री एनर्जाइज करके उन 22 लोगों को बताना कि तुम 117 के बराबर प्रतिनिधि हो, ये आंदोलन की प्रक्रिया जारी रखना हमारा कर्तव्य है और इसे हम पार्टी में करेंगे। इस पर विचार विमर्श करके किसी एक साथी को जिम्मेदारी दे देंगे। आपको क्या लगता है कुमार विश्वास, आप चूंकि पार्टी के 3 फाउंडर मेंबर्स में से रहे, कि जो 8 नवंबर 2013 2013 उस वक्त के कार्यकर्ता और सरकार बनने के पहले के जो कार्यकर्ता थे और आज के जो कार्यकर्ता हैं, क्या उनमें डिफरेंस आया है या उस वक्त की लीडरशिप जो थी उसमें और आज की लीडरशिप में डिफरेंस है? इसमें 2 बातें हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको बताऊंगा, कोई छिपाव नहीं है। तब का कार्यकर्ता, आंदोलन का कार्यकर्ता था, बहुत ऊर्जा से भरा हुआ था। अभी उसमें से काफी बड़ा प्रतिशत उन्हीं कार्यकर्ताओं का है। बीच बीच में राजनीतिक डिसीजंस होते हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं, गिरती हैं, कुछ होता है तो उससे थोड़े बहुत क्षोभ उनके मन में आता है। सच्चे और अच्छे लोग साथी हैं वो। कुछ नया कार्यकर्ता भी आया है, कांग्रेस से, भाजपा से, समाजवादी पार्टी से, हर चुनाव के समय आता है। एक लड़की जो अपने घर में रहती है वो संस्कारशील रहती है, उसे पता होता है रसोई घर किधर है, पूजा घर किधर है। वो वधू बन के घर में आती है तो वो कोई संस्कारी नहीं होती है, लेकिन उसे बहू को बताया जाता है बेटा ये भंडार गृह है, ये पूजा गृह है, ये रसोई है, यहाँ ये करना है। तो मेरा मानना है कि जो कार्यकर्ता आया हमारे यहाँ, उसका थोड़ा संस्कार, उपनयन संस्कार थोड़ा कम हुआ, उसको और अधिक तेज हमें करना है। तो थोड़ा सा अंतर तो जरूर है, मैं आपसे सहमत हूं। जो कार्यकर्ता पहले था और जो कार्यकर्ता बाद में आके अभी जुड़ा है, उसके कार्य, व्यवहार, सोच में, चाल चलन में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके ओरिएंटेशन होंगे, इसके अभ्यास वर्ग लगेंगे, इसके प्रशिक्षण शिविर लगेंगे, तो वो धीमे धीमे हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि से परिचित हो और भारत को लेकिन पार्टी में तो वही कार्यकर्ता हावी है आज की डेट में। अगर आज की डेट में पार्टी की बात की जाए तो वैसे ही कार्यकर्ता जो बाहर से वधू बन के आए वो हावी हैं। अच्छा है, बहुएं एम्पावर हो रही हैं, वो दूसरे घर में आई हैं तो बेटियों की तरह एम्पावर हो रही हैं, अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता है उसको भी शक्ति मिलनी चाहिए और ये जो बाहर से बहू बन के आई हैं इनको भी पार्टी का संस्कार अडॉप्ट कर लेना चाहिए। जहां जहां कमियां हैं
उस पर विचार करेंगे हम सब साथी। मैं विशेष रूप से खुद को इस बात के लिए स्वयं अधिकृत करता हूं, मुझे कौन अधिकृत करेगा कि मैं उस कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाऊं, उसे अपने संस्कार में, आम आदमी पार्टी के संस्कार में लेके आऊं। कुमार जी, लास्ट सवाल। पूरा देश, ज्यादातर लोग पूरे देश के ये मान रहे हैं कि पूरे देश में मोदी लहर है, मोदी के नाम की सुनामी है, मोदी का डंका है। आपको भी लगता है कि ये सही है? लोकतंत्र है अनुराधा जी। इस लाल किले के पास से गुजरो तो याद आता है कि यहाँ कौन कौन बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं कौन कौन टहले हैं। यमुना के पानी के साथ साथ लोगों के यश, कीर्ति, सरकारें किराएदार की तरह बदलती रहती हैं। इसमें एक समय वो भी था, राजनीति विज्ञान के आप विद्यार्थी हैं, राजनीति के परिवार से हैं, जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता था। एक वक्त वो भी था जब पूरे एशिया महाद्वीप के ब्लू आइड बॉय नेहरू थे। एक वक्त वो भी था कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की मोहित कर देने वाली छवियों पर यह देश फिदा था। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे, शतायु करे। एक वक्त ये भी है कि आज मोदी जी की जो ब्रांडिंग है, जो उनकी इवेंट मैनेजमेंट है, जो उनका खुद का परसेप्शन है, चाल चलन है, जो वैक्यूम है, मनमोहन सिंह जी के मौन ने एक बहुत बड़ा खला बनाया था जो हमारे आंदोलन ने और गहरा कर दिया, उसको उन्होंने ठीक से भरा है। और मैं आशा करता हूं कि ये सब स्थायी चीज नहीं है। अगर कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई भी लोग देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत की सीमाओं के लिए, सेना के लिए, खनिज के लिए, आम आदमी के लिए अच्छा काम करे तो मैं किसी भी पार्टी में हूं, पार्टी में ना रहूं, उसको सैल्यूट है, उसको नमस्कार है, उसके उस पराक्रम के लिए मेरा समर्थन है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस देश की सेना, इस देश के प्राकृतिक संसाधन, उसके खिलाफ, भारत के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ कुछ करे तो मैं इसमें रहूं या वहां रहूं या कहीं भी ना रहूं, उसको एक आम नागरिक की तरह मेरा विरोध है। तो जो लोग सत्ता में पहुंचे हैं, जो जीता वो सिकंदर आपने कहा था, उनको बधाइयां, शुभकामनाएं। और ये परिवर्तन का क्रम चलता रहेगा। मोदी जी के अगले चुनाव में देखेंगे। आप खुश हैं? देखिए, अब नोटबंदी हुई, उस पर अपने अलग राय हैं। कहा गया इससे भ्रष्टाचार मिटेगा, इससे नक्सलवाद मिटेगा, इससे कालाधन मिटेगा, इससे जो कालाधन वापस आएगा। कुछ भी तो नहीं हुआ। नक्सलवाद उतना ही बढ़ा, आतंकवाद उतना ही बढ़ा, कालाधन उससे ज्यादा आ गया। जितने रिजर्व बैंक ने छापे तो उससे ज्यादा आ गए। कोई मोटा सेठ गरीब पतला नहीं हुआ, कोई पतला गरीब भूखा मूठा नहीं हुआ। लेकिन वाह 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 वाह, क्या हुआ क्या हुआ, शानदार शानदार हुआ। तो मैं तो सामान्य नागरिक की तरह प्रभावित हूँ। मुझे लगता है जहाँ के लिए निकले थे ये वो सुबह तो नहीं है। ये तो मुझे लगता है इससे बेहतर इस इंटरव्यू को खत्म करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता कि देश में जो माहौल है, जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उस पे आपकी पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर आप जरूर कोई कविता सुनाएं, क्योंकि आई एम श्योर आप जिससे गुजर रहे होंगे तो आपने अपनी कविता और कुछ तो लिखा ही होगा। मैं बिल्कुल सुनाऊंगा और मैं बिल्कुल मनोज जी की तरह नाराज नहीं होऊंगा कि मुझसे गाना सुनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। कि हमने जीवन की चौसर पर दाव लगाए आंसू वाले, हमने जीवन की चौसर पर दाव लगाए आंसू वाले, कुछ लोगों ने छिन छिन पल पल अवसर देखे बदले पाले, हम शंकित सच पर अपने, तुम मुग्ध स्वयं की घातों पर, नैन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर, सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर, नैन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। ये अरविंद केजरीवाल को सुनाया कि नहीं? ये तो एकदम सटीक बैठता है। नहीं, बहुत पहले लिखा था, इसके बीच में तो बहुत लोग गुजर गए, कोई सटीक नहीं बैठता है। हा? पर ये तो आपको सुनाना चाहिए, आपकी पार्टी का तो ये मोटो होना चाहिए। ये कई लोगों पर बैठता है, केंद्र में बैठे हुए लोगों पर भी बैठता है, जो राष्ट्रवाद की बात करके भारतीय सैनिक को श्रीनगर के चौराहे पे पिटवा देते हैं, थप्पड़ खिला देते हैं, उन पर भी बैठता है। यू नो व्हाट कुमार जी, आपसे बात करके लग रहा है कि आप बहुत ही पेशो पेश में हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किधर जाऊं, मैं आगे जाऊं, पीछे जाऊं, मुझे किसी वरिष्ठ साथी ने कहा था क्या करूं। नहीं, किसी में नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने बनाई है। दूसरा, राजनीतिक डिस्कोर्स या तो ये होगा या नहीं होगा, भगवान न करे ऐसा हो। मैंने जब राजनीति में आया था, हमारे बहुत बड़े कवि हैं बाल कवि बैरागी, मुझे एक कार्यक्रम में मिले, उन्होंने मुझसे कहा बेटा राजनीति में हो बड़ा मुश्किल काम है, मैं जीवन भर रहा हूं, कवि होकर संवेदनशील लेकर 3 P याद रखना। पहला पेशेंस, धैर्य रखना, दूसरा प्रेजेंस, उपस्थित रहना, और तीसरा परसुएंस, अपनी बात कहते रहना, लोग नाराज हो, अच्छे हो, खुश हो, अपनी बात कहते रहना। एक दिन तुम्हारी बात लोग मानेंगे या डिस्कार्ड कर देंगे। तो मैं पेशेंस भी रखता हूं, पिछले 7 साल से परसुएंस भी करता हूं और प्रेजेंट भी रहता हूं हर जगह पर, और सीख रहा हूं कि इन तीनों P के माध्यम से एक परसेप्शन बने जो देश बनाए। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप ये 3 चीज नहीं रखेंगे तो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। तो क्या ऐसी भी स्थिति है कि कुमार विश्वास को उनकी पार्टी या उनकी जो लीडरशिप है वो डिस्कार्ड कर दे? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और मैंने जो काम करता हूं, जो मेरे अंदर कवि है, जो माँ वागीश्वरी की कृपा है, अनुराधा जी आपका भी स्नेह मिलता है, सबका स्नेह मिलता है,
बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीरा फिर भी रह जाता है। मेरी पंक्ति है और मैंने लिखा है कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, पर मैं सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। राजनीति नष्ट हो सकती है किसी भी व्यक्ति की, पद किसी का नष्ट हो सकता है, लेकिन जो मैंने रचा है और जो मैं रचूंगा वो जब तक उसमें थोड़ी बहुत जान होगी वो लोक कंठ में रहेगा, उसे लोग गाएंगे, उसे नौजवान गुनगुनाएंगे और यही मेरे जीवित रहने की मेरे बाद भी गवाही देगा। कुमार विश्वास, आपसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप आमने सामने में आए और आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच।